सबका स्वागत है लाइव चैट शो सच है या धोखा में। आइए मिलते हैं इलेश जी से, जिसने जादूगर जोरावर का पर्दाफाश किया। देखिए, आज मैंने जादूगर जोरावर को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। फिर भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही सोहन जी, कि आज आप ये डिबेट कर ही क्यों रहे? वो तो ठीक है, मगर आज सारा देश ये जानना चाहता है कि आज आपने जादूगर जोरावर के शो में जो किया, क्या वो मल्लिका जी के कहने पे किया? क्या बिन फालतू की बात कर रहे हैं आप? नहीं सोहन, बिल्कुल भी नहीं। मेरे कहने पे क्यों? मतलब मैं तो इलेश को जानती भी नहीं हूँ, और लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी इलेश ने किया है जोरावर के खिलाफ, मैं उसका पूरा समर्थन करती हूँ, क्योंकि ऐसे झूठे और जो फरेबी जादूगर होते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, उनको इसी तरह एक्सपोज करना चाहिए। तो मैं इसमें इलेश के साथ हूँ। बिल्कुल सही कहा मैंने। एक मिनट, मैं भी एक अनुभवी जादूगर हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जोरावर ढोंगी नहीं है, क्योंकि जादूगर के लिए जादू एक तपस्या है, फिर वो चाहे आत्माओं की हो या आंतरिक मन की। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हर जादूगर का कनेक्शन होता है आत्माओं से? हाँ? तो मल्लिका जी, आपका भी कनेक्शन होगा आत्माओं से? नहीं सोहन, ये मेरा ऐसा कोई आत्माओं के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा जो कनेक्शन होता है वो सिर्फ ये जो झूठे और जो फरेबी जादूगर होते हैं ना, सिर्फ इन्हीं का हो सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भी फरेबी हूं? अरे फरेबी तो ये मल्लिका है, जोरावर जैसे जोरावर के खिलाफ जलन के मारे षड्यंत्र रचा। कुछ भी मतलब। अरे आप लोग अरे आप झगड़ा मत कीजिए, एक दूसरे की बात सुनिए। आप इलेश, ये क्या हो रहा है? ये हवा में कैसे उड़ रहा है? ये कुछ कैसे जा रही? इलेश जी, आप ठीक है? कौन है? कौन है? ये चाकू हवा में कैसे उड़ रहे हैं? ये मार देगा इसको। कौन है? इलेश जी! इस समय हम इलेश के घर के बाहर खड़े हैं। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि इलेश की हत्या में जादूगर जोरावर का हाथ है। ऐसा क्या हुआ था मैजिक शो में जिसकी वजह से जादूगर जोरावर को इलेश का खून करना पड़ा? गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। द ग्रेटेस्ट मैजिशियन जोरावर गेले। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए। अब जो मैं जादू आपको दिखाने जा रहा हूं, वो दुनिया की किसी भी कोने में ना तो आपने देखा होगा और ना ही सुना होगा। एक मिनट, यहाँ पे मौजूद सभी इंसानों ने 7,000 रुपए देकर टिकट खरीदी है जोरावर जी का शो देखने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप साबित करें कि आपका जादू जो है वो असली है, कोई फरेब नहीं। ओ हेलो, तुम चाहे कोई भी हो। इलेश नाम है मेरा। इलेश हो या मिथिलेश, आप इस तरह से शो में रुकावट नहीं डाल सकते। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन्हें। एक मिनट, ऐसा क्या गलत बोल दिया इन्होंने? यहाँ पे हम सब ने 7,000 रुपए की टिकट खरीदी है। हक तो हमारा बनता है जानने का कि आपका जादू असली है या नकली। मल्लिका मशहूर जादूगरनी, लेकिन मेरी तरह इतनी कामयाब नहीं हो पाई, इसीलिए सारे हथकंडे शुरू कर दिया तुमने जलन के मारे। कितने पैसे दिए इसे तुमने मेरा शो रोकने के लिए? अगर तुम्हारा जादू असली है तो फिर डर किस बात का? हम सबको यहाँ जवाब चाहिए। एक्सक्यूज मी बॉस, ये सब लोग हमें देख रहे हैं, आप प्लीज कुछ कीजिए। आपको जवाब देना होगा बॉस, वरना हम लोगों की रेपुटेशन
मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, मेरा कौन सा जादू देखना चाहेंगे आप सब? एक्सक्यूज मी, वो चेयर उठाकर ये स्टेज पर रखना दो। हाँ तो जोरावर जी, अभी 5 मिनट पहले आप एक कुर्सी हवा में उड़ा रहे थे। मैं चाहता हूं कि आप ये कुर्सी, वैसे मैं मानता हूं कि ये कुर्सी आपकी नहीं है, फिर भी मुझे यकीन है कि आप ये कर लेंगे। इस कुर्सी को भी आप उसी तरह हवा में उड़ा के दिखाइए। गेले 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 ए जोरावर होगा कि नहीं? क्या हुआ सर? कुर्सी में पंख नहीं लग रहा है क्या? मैं बताऊं क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये कोई जादूगर नहीं है, भाई रुपया है। एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला ना, यही जिंदा कर दूंगा मैं। जादू करता हूं मैं, जादू। और मेरा जादू वहां से जुड़ा हुआ है, ऊपर से, उन आसमानों से। इस आदमी की नेगेटिव एनर्जी से मेरे आत्माओं की तपस्या भंग हो गई है। अब मैं आप सबको और कोई जादू दिखा नहीं पाऊंगा। द शो इज डिसमिस्ड। The show is dismissed! अरे यार फ्रेडी, ये संभालो इनको, मीडिया वालों को। एक मिनट प्लीज एक मिनट, प्लीज एक मिनट, इधर आइए प्लीज, इधर कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए। आइए आइए प्लीज आइए। एक्सक्यूज मी, क्या पूछना है आपको? आप लोग विलेज के पड़ोसी? हाँ सर। जब ये मर्डर हुआ तो उस वक्त घर पे कोई आया था या घर से कोई गए थे? नहीं, किसी को नहीं देखा था, बस इलेश की जोर की चीख सुनी थी हमने और फिर तुरंत यहाँ आ गए। तो जब आप यहाँ पर आए, किसी को जाते हुए देखा यहाँ से? नहीं सर। आप लोग प्लीज यहीं पे रुकिए। रेडी? सर, घर की हालत देखकर तो लगता है जैसे भूकंप आया यहाँ पे। कमाल है सर, 5 चाकुओं से खून हुआ और खूनी घर में घुसा ही नहीं, और लाइव टीवी शो में मर्डर। अरे भाई ये क्या हो रहा है? कौन है? खूनी घर में तो घुसा है, ये देखो अपने जूते के निशान छोड़ गया है। सर, कहीं ये निशान ना इलेश की चप्पलों का तो नहीं है? नहीं, इसके पैर में खून के निशान तो नहीं है, और ये निशान किसी आदमी के लगते हैं, काफी बड़ा साइज है। कहने को तो मर्डर हवा में हुआ है, लेकिन हवा में हुआ नहीं है। तो भी जरा वो लाइव टेलीकास्ट वाला फुटेज दिखाना मर्डर का। कुर्सी हवा में, चक्कू छुरिया भी हवा में। सर, कहीं ये जोरावर की आत्मा वाली कहानी सच तो नहीं है? अरे यार फ्रेडी, थोड़ी देर के लिए अपनी कहानी बंद करो यार। चाकू तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है यार, कोई मैकेनिज्म भी नहीं है। ये हवा में उड़े कैसे, और बाहर भागते हुए किसी ने किसी को देखा भी नहीं। सर, कहीं जादू तो नहीं है? अरे जादू भी तो हाथ की सफाई है ना, छलावा है। कोई ना कोई टेक्निक होती है, मैकेनिज्म होता है। यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। वो जोरावर के शो में जितने भी लोग आए थे ना, जरा उनकी लिस्ट निकालो।
अभिषेक, हाँ? ये देखो, घर के अंदर बाहर आने जाने का एक और रास्ता भी है। सर किचन में ये 2 ग्लासेस मिले और इस वाले पे लिपस्टिक का निशान। सर ये देखिए। तो कोई लड़की भी थी यहाँ पे? अगर कोई लड़की थी यहाँ पे तो वीडियो में दिखी कैसे नहीं? वो कुर्सी उड़ी तो उड़ी कैसे? और इलेश ने कुर्सी से नीचे उतरने की कोशिश क्यों नहीं की? वो सारे चाकू जो टेबल पे पड़े हुए थे हवा में उड़ के सीधे इलेश को आके लग गए कैसे? अब इसका जवाब तो ये लिपस्टिक वाली लड़की दे सकती है, फिर या वो आदमी जिसके जूतों का निशान मिला था। पूर्वी, ये बात कंफर्म है ना कि ये जोरावर और मल्लिका अगले कुछ घंटों तक घर पे नहीं होंगे? हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि फ्रेडी और पंकज को टाइम ही ना मिले सर्च करने के लिए। सर 100% कंफर्म है, इंतजाम ही ऐसा किया मैंने। सर इस मल्लिका को चीफ गेस्ट के तौर पे कॉलेज फंक्शन में बुला लिया। वो वहाँ से शाम 5 बजे से पहले फ्री नहीं होगी। चलो अच्छा। और ये जोरावर? सर हमारे डिपार्टमेंट के कुछ खास ऑफिसर्स के साथ इस जोरावर की मीटिंग फिक्स करा दी 5 स्टार होटल में, जहाँ जोरावर इस वक्त बैठ कर नकली पेपर साइन कर रहा होगा दुनिया के 15 देशों में मैजिक शोज दिखाने का। चलो बढ़िया है, उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि हुआ क्या, और तब तक हम अपना काम करके निकल जाएंगे। पर सर एक बात समझ में नहीं आई, हम इनके घर की तलाशी इनके घर में रहते रहते भी तो ले सकते थे, इन्हें घर से बाहर भेजने का प्लान क्यों? अरे दोनों जादूगर हैं, जादूगर। हाथ की सफाई इनके बाएं हाथ का खेल है। हाँ, नाक के नीचे से कब वो लोग वो सबूत इधर उधर कर जाएं कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये है वो पापी। अरे वाह सानू के साहब, इतनी जल्दी खूनी का पता लगा लिया आपने। अब फटाफट नाम भी बता दीजिए। जोरावर या मल्लिका, अब इन दोनों में से वाकई में खूनी कौन है ये पता लगाना भी बाकी है। अब ये क्या बात हुई सर? ये बात इसलिए हुई कि ये जो 5 चाकू है ना, इन पर जोरावर की उंगलियों के निशान है, और ये जो कपड़ा है इस पर ये जो जूते का निशान है ये भी जोरावर के जूते का ही निशान है। सर फिर तो बात साफ है, खून उसी ने किया है। बात इनसे साफ है नहीं, क्योंकि ये जो वाइन का ग्लास है ना, इस पर ये जो लिपस्टिक है ये लिपस्टिक मल्लिका की है। और ये जो सारा सामान आप लोग लेकर के आए ना मल्लिका के घर से, इनका डीएनए मैंने इस लिपस्टिक के साथ मैच करके देखा है, मैच होता है। मतलब ये है कि ये सामान और ये लिपस्टिक मल्लिका की है। लेकिन मल्लिका तो टीवी शो में कह रही थी कि वो इलेश को जानती नहीं। मैं तो इलेश को जानती भी नहीं हूँ। तो शो से पहले उसके घर पे क्या कर रही थी? अब जोरावर के पास तो कोई वजह थी मारने की इलेश को। इलेश ने सबके सामने उसको नीचा दिखाया था, तो मल्लिका के पास क्या वजह हो सकती है? और सर एक सवाल का अभी भी जवाब नहीं मिला, अगर जोरावर ने खून किया तो वो इलेश के घर पे दिखा क्यों नहीं? तो ये जोरावर और मल्लिका, इन दोनों को बुलाओ जरा ब्यूरो में। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की, वो भी हमारी गैर मौजूदगी में, और हमारे सामान के साथ आपने छेड़खानी करी। अब मैं आप लोगों पे केस करूंगा, समझ गए? सीआईडी को मुजरिमों के घर में घुसने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। रही बात केस की, तो तुम दोनों पे चलने वाला है। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम इलेश को नहीं जानते? बताओ। सर आप मुझे इसके साथ 2 मिनट दे दीजिए, फिर देखिए ये सब कुछ कैसे बताती है।
अब आप लोग मुझ पे हाथ उठाएंगे? नहीं, हम ऐसा चाहते तो नहीं थे, लेकिन अब ये आप दोनों के बीच की बात है तो फिर चलो गए। नहीं रुकिए, मैं आपको सब सच बताती हूँ। ये सच है कि मैं इलेश से मिलने गई थी। एक्चुअली मैं उसे एक ऑफर देना चाहती थी, क्योंकि मैं जोरावर को हमेशा से ही बर्बाद करना चाहती थी। बट ट्रस्ट मी, ये खून मैंने नहीं किया है, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। मुझे पहले से पता था। मेरे शो को खराब करने के लिए तुमने उसे पैसे दिए। मैं उससे कभी मिली भी नहीं थी। मैंने उस दिन उसे तुम्हारे शो में पहली बार देखा था और उसके बाद मैं उससे मिलने गई थी, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम उसका खून कर दोगे। मैंने उसका खून नहीं किया। तो फिर जोरावर तुम्हारी उंगलियों के निशान उस चाकू पे कैसे आए? सर, आपको गलतफहमी हो रही है। तुम्हारा नाम जोरावर है? जी नहीं सर, बस। तो चुपचाप वहीं खड़े रहो और जब सवाल पूछा जाए तब मुंह खोलना। तो जोरावर, तुम बताओ खून कैसे किया? मैंने ये मर्डर नहीं किया है। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। अदालत में सबूत चाहिए, सबूत जो तुम्हारे खिलाफ है। मेरे खिलाफ सबूत है ही नहीं, क्योंकि मैं एक वक्त पे दो जगह मौजूद हो ही नहीं सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि सर, जिस वक्त इलेश की मौत हुई ठीक उसी वक्त जोरावर सर दिल्ली में जादू दिखा रहे थे। माना कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूं, लेकिन इतना बड़ा जादूगर नहीं हूं कि एक वक्त पे दो जगह मौजूद रह सकूं। अगर आपको इस वीडियो पे विश्वास ना हो, दिल्ली के उस ऑर्गेनाइजर को फोन कर सकते हैं। दक्ष, नंबर देना इनको। यस सर। मैं जा सकता हूं? जा सकते हो, और आप भी। थैंक यू सर। सर, ऑडियंस में जितने भी मेंबर्स थे सबकी मोबाइल लोकेशन चेक की। सर, जिस वक्त इलेश की मौत हुई थी उस वक्त उसके घर के आसपास कोई भी नहीं था। अरे किया धरा तो इस जोरावर का ही लगता है, मगर किया कैसे? अब एक ही सवाल 1000 बारी पूछेंगे और एक ही जवाब दूंगा मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सीआईडी इलेश के खूनी को ढूंढने में इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रही है। मुझे पता है ना, मुझे पता है उन आत्माओं ने इलेश का खून किया है। मेरे शो में अपमान किया था इलेश ने। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, जादूगर जोरावर को लगता है कि इलेश का खून आत्माओं ने किया है। तो देखने वाली बात यह है कि आपको क्या लगता है कि इलेश का खून आत्माओं ने किया है या फिर किसी इंसान ने? क्या बकवास कर रहा है सर, इस इलेश की मौत के बाद तो जोरावर और भी मशहूर हो गए। इसे देश विदेश से काफी सारे शोज के लिए फोन आने लगे, और तो और इसने अपनी फीस भी दुगनी कर दी है। अच्छा, जोरावर को अच्छा खासा फायदा हो रहा है इस इलेश की मौत का। इस जोरावर तक पहुंचने के लिए इलेश की पूरी कुंडली निकालनी पड़ेगी। अचानक कहां से पड़ गया जोरावर के पीछे? और सर, इलेश एक छोटा पत्रकार था, किसी छोटे अखबार के लिए लिखता था। तो सर, उसकी हालत भी खराब है। छोटा पत्रकार और हालत भी खराब। मगर अगर मल्लिका ने इस इलेश को नहीं कहा था जोरावर के शो में रुकावट बनने के लिए, तो फिर ये सब पचड़े में पड़ा कैसे वो? कुछ समझ में आ रहा है यार। इस इलेश के ऑफिस को छान मारते हैं। आइए सर। साहब, आप लोगों ने आने में काफ़ी देर कर दी। पिछले कुछ महीनों से अखबार घाटे में चल रहा था, इसलिए पिछले महीने से बंद पड़ा हुआ है। इस इलेश के बारे में कुछ बताओ। कैसा पत्रकार था ये? बहुत ही फालतू आदमी था साहब। न्यूज छुपाने के एवज में भी पैसा लेता था, और साहब बहुत ही बेईमान आदमी था वो।
सर। हाँ पंकज, ये देखिए सर, इलेश जादूगर के गेटअप में, और यहाँ साउथ इंडियन में कुछ लिखा हुआ है। मलयालम, कमाल है। ये मैजिक शो की इंफॉर्मेशन मलयालम में लिखी हुई। ये पत्रकार से मलयाली जादूगर कब और कैसे बन गया इलेश? अरे इधर आओ। यस सर। क्या ये? क्या है? सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारा बॉस जो है जादूगर बन के घूम रहा है, तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जादूगर कब बन गया? बॉस और जादूगर साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार जादू, हाँ पूर्वी। अच्छा, हाँ ओके ठीक है। उसके मोबाइल को ट्रैक करते रहना, ठीक है? या जोरावर का असिस्टेंट रोशन पिछले हफ्ते 3 बार गया था इलेश से मिलने के लिए, और मैजिक शो से एक रात पहले भी बात हुई थी उससे। रोशन? इतनी तेज भागेगा तो चक्कर आके गिर जाएगा ये, समझा? छोड़ दो मुझे, जाने दो। जाने भी देंगे, छोड़ भी देंगे। पहले ये बता, इलेश के साथ तेरी क्या डीलिंग चल रही थी? मेरी डीलिंग? हाँ डीलिंग। क्यों मिला था इलेश से 2 बार? इलेश? मैं किसी इलेश को नहीं जानता। ये ड्रामा बंद कर, समझा? तेरी पूरी लिस्ट है मेरे पास। तू कब और कहाँ मिला था उससे, तेरे मोबाइल फोन के रिकॉर्ड्स सब। तो ये बता, ये इलेश नकली मलयाली जादूगर बन के क्या करने वाला था? नकली मलयाली जादू? लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि वो केरला का बहुत बड़ा और मशहूर जादूगर है। उसने मुझसे झूठ कहा था क्या? वो हम डिसाइड कर लेंगे। तो कल ये बता, तू इलेश से कब, कहाँ और क्यों मिला था? उसने मुझसे एक ऑफर दिया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसकी मदद करूंगा और जोरावर को बदनाम करने में उसकी हेल्प करूंगा तो वो मुझे जोरावर से भी ज्यादा 5 गुना ज्यादा सैलरी देगा, और 6 महीने में वो मेरा खुद का मैजिक शो लॉन्च करने वाला था। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था सर कि वो मुझे जोरावर की तरह ही द ग्रेट मैजिशियन रोशन बनाएगा। तू इलेश से कहाँ मिला था? उसी के घर पे मैंने मीटिंग की थी 3 हफ्ते पहले से, और वहीं मैंने जोरावर के सारे मैजिक ट्रिक्स के सीक्रेट उससे शेयर किया सर। यार जरा एक बात बताओ, ये जो जोरावर है वो चम्मच को बैंड कैसे कर देता है? क्या इसमें भी आत्माएं जो हैं उसकी मदद करती हैं? अरे ले साहब, कोई आत्मा नहीं, ये दुनिया को बेवकूफ बनाता है जोरावर, द ग्रेट मैजिशियन जोरावर। चम्मच पर एक रबर होता है, रबर को थोड़ा एडजस्ट करता है और चम्मच मुड़ता है। अरे बाप रे, मतलब इतना बड़ा धोखा। अच्छा, तो वो जो लड़की को हवा में उड़ाता है वो जादू कैसा करता है? बकवास सर, बाएं हाथ का खेल आप भी कर सकते हो। कैसे? लड़की जब टेबल पर लेटती है, जो टेबल रहता है उसको सपोर्ट मिलता है एक मेटल रॉड से। अब आप बोलोगे कि मेटल रॉड तो दिखता नहीं है। कैसे दिखेगा सर?
चादर से ढका होता है ना मेटल रॉड। जोरावर जब प्लेटफॉर्म पर आता है परफॉर्मेंस देने के लिए, उसी वक्त चादर को निकाला जाता है। जोरावर वो मेटल रॉड को हाइड करता है, एडजस्ट करता है। यहाँ पर दोनों वुडन स्टैंड हटा, लोगों को लगता है कि लड़की बीच में कैसे लेटी है। सब इल्यूजन होता है सर। अभी ये कोई जादू वादू है नहीं, सिर्फ हाथों की सफाई है। यस सर, सर वो सब छोड़ो ना, आप मुझे ये बताओ कि मेरा मैजिक शो कब लॉन्च करोगे सर? होगा बेटा, बहुत जल्दी होगा। ये इलेश पहले नकली जादूगर बना, फिर इस रोशन से झूठ बोल के इसका विश्वास जीता, फिर जोरावर की सारी मैजिक ट्रिक दिखाने को बोला। हाँ, क्या वजह हो सकती है? कोई जादूगर तो था नहीं, वो एक मामूली सा पत्रकार था। हाँ, पत्रकार था जो नकली जादूगर बना और जोरावर की मैजिक ट्रिक देख। कहीं ये जोरावर का पर्दाफाश तो नहीं करना चाहता था? इस चक्कर में कुछ स्टिंग ऑपरेशन वगैरह कर रहा हो? स्टिंग ऑपरेशन? अगर ऐसा है तो उसके घर पे स्पाई कैम लगा होगा। एक यहाँ भी है। यहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन हो रहा था। शायद इलेश ने इस जोरावर का ये स्टिंग ऑपरेशन करके किसी न्यूज चैनल को ये फुटेज बेचने का चक्कर होगा उसका। उसने सोचा होगा कि शायद उसके करियर की गाड़ी फिर से पटरी पे आ जाए। सर, अगर उसके पास इतनी सारी फुटेज थी तो उसने ये फुटेज किसी न्यूज चैनल में बेची क्यों नहीं? शायद ब्लैकमेल कर रहा होगा इस फुटेज के जरिए जोरावर को, इसीलिए जोरावर ने अपने रास्ते का कांटा हटा दिया। लेकिन सर, हम घूम फिर के उसी बात पे आ गए। जब जोरावर दिल्ली में था तो उसकी उंगलियों के निशान चाकू पे कैसे? अब ये तो डॉक्टर सालू के ही बता पाएंगे। आप लोगों ने फिर से मुझे बुला लिया। टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप लोग मेरा। वैसे कोई ठोस सबूत है भी या नहीं मेरे खिलाफ आप लोगों के पास? शराब पीते हो? अब आप लोग मुझे शराब पिलाएंगे? हाँ, सॉरी, दिन में नहीं पीता हूं मैं। तो रात को पीते हो? पीता हूं डिनर के बाद, एक आध लवली लवली लगा लेता हूं मैं। बट बात क्या है? हाँ? बात क्या है? बात जानना चाहते हैं ना? ये जो चाकू मिले ना क्राइम स्पॉट पर, इसमें तुम्हारी उंगलियों के निशान है और उसमें सूखे हुए पसीने में मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में शराब के, अल्कोहल के ट्रेसेस मिले हैं। लवली लवली नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में, समझे? अब शराब मिली, शरबत मिला, पालक का पनीर, मुझे क्या पता? बताया ना मैंने, खून के वक्त मैं दिल्ली में था। और कितनी बार बताऊंगा मैं? हवा में उड़ना बंद कर, समझा? वरना सीआईडी को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तेरे पर कतरने में। इतने सबूत काफी हैं तुम्हें जेल में पटकने के लिए, लेकिन हम लोग सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। जितना पूछा जाए उसका जवाब दो, बस। ठीक है, पूछे क्या पूछना चाहते हैं? हो सकता है शायद किसी ने तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हारी उंगलियों के निशान चाकू पे ले लियो जब तुम शराब पी के धुत थे। मुझे कौन फंसाएगा? देखिए, यकीन कीजिए, ये खून आत्माओं ने किया है। चुप, बकवास बंद। तुम्हारे जादू का राज तुम्हारे असिस्टेंट रोशन ने हमें बता दिया है। अब जो भी बोलोगे सिर्फ सच बोलोगे। ये बताओ कि आखिरी बार शराब पी के तुम इस कदर बेहोश कब हुए थे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है? बताया ना,
मैं डिनर के बाद एक आध पैग ले लेता हूँ, लेकिन इतनी नहीं पीता कि बेसुध हो जाऊं मैं। सर एक मिनट। जिस दिन मेरा मैजिक का शो था उससे 2 दिन पहले हम लोगों ने होटल पैम्पोश में एक पार्टी दी थी। उस दिन होटल में मैंने ज्यादा पी ली थी और नींद भी आ गई थी। जब मैं सुबह उठा तो होटल के कमरे में था और होटल वालों ने मुझे उठाया। कहने लगे चेकआउट टाइम है, 12 बज गए थे। उस होटल की फुटेज चेक करनी पड़ेगी। सर वो होटल नहीं कबूतर खाना है। जोरावर के फ्लोर का सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ा है। कमरे के अंदर एक भी उंगली के निशान नहीं है सर। और वो स्टाफ को पता ही नहीं है कि उस वक्त मास्टर की यूज हुई थी या नहीं। मतलब होटल से कुछ नहीं पता चला। डेड एंड। एक बात तो तय है सर, इलेश का खून किसी जादूगर ने किया है, क्योंकि वो उड़ती हुई कुर्सी और चाकू जादू का ही हिस्सा था। जादूगर तो इस केस में 3 ही लोग हैं, जोरावर, मल्लिका और रोशन। एक मिनट अभिजीत, एक और जादूगर भी तो है इस केस में, इस पे ध्यान क्यों नहीं गया हमारा? जोरावर की दूसरी असिस्टेंट रुशाली। पूर्वी एक काम कर, इस रुशाली का मोबाइल फोन ट्रैक करो, पता करो मर्डर से पहले और उसके बाद उसका लोकेशन क्या था। ओके सर, ये रुशाली के बारे में तो हम लोग भूल ही गए। सर ये देखिए, रुशाली मर्डर से पहले अपने कॉलेज गई थी, फिर घर गई थी और फिर जू के कॉफी शॉप पे, उसके बाद जोरावर के मैजिक शो पे। रुशाली लगातार 2 रातों से अपने कॉलेज भी जा रही है, रात 1 बजे। 2 रातों से लगातार कॉलेज जा रही थी, वो भी रात को 1 बजे? इतनी देर रात को वो कॉलेज क्या करने गई होगी? खून से 2 दिन पहले इसने एक हार्डवेयर की दुकान के भी कई चक्कर लगाए। इलेश के मर्डर के वक्त लोकेशन क्या थी उसके फोन की, जरा देखो। सर उसका फोन बंद था। फोन बंद था? गड़बड़ है रुशाली, कॉलेज चल के देखते हैं। इतनी रात गए वो कॉलेज क्या करने गई थी? साहब हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। गलती? इसे गलती कहते हो? हाँ? इतनी रात गए रुशाली को कॉलेज के अंदर आने दिया ही क्यों? साहब रुशाली मैडम खर्चे पानी के लिए कुछ पैसे दे दिया करती थी, लैब के अंदर जाकर काम करने के लिए। रिश्वत ले रहे थे? कभी सोचा नहीं कि वो एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे रही है? पढ़ाई दिन में होती है ना, रात में क्या कर रही थी लैब में? हमने भी उनसे यही पूछा था साहब, तो उन्होंने कहा एक खास एक्सपेरिमेंट कर रही है वो, एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट है जो उन्हें कॉलेज से मिला है। सर आइए, ये मनोज है, उस लैब के असिस्टेंट जहाँ पे रुशाली एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मनोज, ये रुशाली क्या एक्सपेरिमेंट कर रही थी यहाँ पे? सर वो एक काफी बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार की कोशिश कर रही थी। इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार? तो तुमने उसे रोका नहीं ये सब करने से? नहीं सर, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई के अलावा कुछ करना चाहे, वो भी कॉलेज की टाइमिंग्स के बाहर, तो हम उसे बढ़ावा ही देते हैं। हाँ, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो यूं रात को चोरी छिपे भी ये सब कर रही है। यार इसका मतलब ये रुशाली का इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला प्रोजेक्ट कामयाब हो गया था, तभी तो वो इलेश की कुर्सी और वो चाकू हवा में उड़ा पाई। सर, मिस्टर प्रभाकर, जादू के एक्सपर्ट। हेलो सर। प्रभाकर जी, बड़े बड़े जादूगर अपनी कला का राज किसी डिब्बे में बंद करके रखते हैं। चूंकि आप तो जादू के एक्सपर्ट हैं, तो उन राज के बारे में आपको तो पता ही होगा। तो सर, इलेश की मौत का नजारा देख के किस नतीजे पे पहुंचे आप? कैसे हुआ होगा उसका खून? मैंने इलेश की मौत का सीन बार बार रीप्ले करके देखा है। मुझे लगता है उसकी मौत में मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट या वायर्स के कॉम्प्लेक्स ताना बाना से हुआ है। आपने तो जोरावर के जादू के कई शोज देखे होंगे,
आपको लगता है कि ये मैग्नेट और करंट, तारों का ताना बाना, इस तरीके का काम जोरावर अपने जादू में करता है? नहीं सर, ये सब जोरावर की स्पेशलिटी नहीं है। आप सर ठीक से जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये चुंबक वगैरह कैसे इस्तेमाल हुआ होगा इलेश की मौत में? सॉरी सर, वो सब बता पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो आप ये यकीन से कह सकते हैं कि ये सब किया दरा जोरावर का नहीं है, क्योंकि उसे मैग्नेट और ये करंट, तारों का इस्तेमाल करना ठीक से नहीं आता। चुंबक का इस्तेमाल भले ही नहीं आता हो, पर फिजिक्स में वो अच्छा है, इसीलिए खूनी वो भी हो सकता है। शायद चुंबक वाले पार्ट के लिए उसने किसी की मदद ली हो। ऐसे किसने बुलाया मुझे यहाँ पे? मैंने बुलाया है ये जानने के लिए कि तुमने इलेश को क्यों और कैसे मारा। मैंने कुछ नहीं किया। मगर तुम्हारे कॉलेज का वॉचमैन और लैब असिस्टेंट कुछ और ही कह रहे हैं। कौन है वहाँ? सामने आओ। मेरे पास आओ। आओ। कौन हो तुम? अपना हाथ दो। तुमने इलेश को क्यों और कैसे मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। तुम सच नहीं बोल रही हो, इसलिए मुझे ये सब करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। पर तुम हो कौन और इलेश की मौत के बारे में क्या जानती हो? और क्या करने वाली हो तुम? इतनी भोली मत बनो। ये जादू तुमने कई बार किया है, जोरावर के साथ। याद आया? नहीं, ये बॉक्स सही नहीं है जादू के लिए। इसमें मेरी जान जा सकती है। नहीं, अगर तुम सच नहीं बोलोगी तो इस बॉक्स में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मगर अगर तुम सच बोलोगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। यकीन मानो। चलो। नहीं, छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया है ना तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आओ, घबराओ मत। आओ। नहीं, हाँ मैं मानती हूँ कि इलेश की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। क्या चाहती हो तुम? कितने पैसे चाहिए बोलो? सीआईडी। थैंक यू मल्लिका जी, तो ये बॉक्स बनाकर आपने इस केस को सुलझाने में हमारी मदद की। अब आप हमें बताएंगे कि आपने इलेश का खून क्यों किया? वो उसके कहने पे। तो उसके किसके? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? बोला था ना जब तक केस ठंडा नहीं हो जाता मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो मैं उसने नहीं, हमने कांटेक्ट किया तुम्हें। तो मिस्टर दक्ष, क्यों मारा तुमने इलेश को? इलेश के पास उस बेवकूफ रोशन की स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज थी और इलेश मुझसे उस फुटेज के 25 लाख रुपए मांग रहा था। तो वो ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए उसे जान से मार दिया? मैंने इलेश को 25 लाख नहीं 2.5 करोड़ रुपए दिए थे, क्योंकि मेरे दिमाग में एक प्लान था। मल्लिका पिछले कई महीनों से जोरावर पे कई तरह के इल्जाम लगा रही थी, तो मैंने सोचा कि इलेश को इस्तेमाल करके जोरावर को जादू की दुनिया का सबसे बड़ा बेताज बादशाह वापस बना दूं। वैशाली के एक्सपेरिमेंट्स को इस्तेमाल करके मैंने ही इलेश के मर्डर का प्लान किया था। क्या बात है दक्ष,
तुमने मुझे इतना अर्जेंटली मिलने के लिए क्यों बुलाया? वृषाली, मैं तुमसे हेल्प चाहता हूँ इलेश को रास्ते से हटाने में। ये क्या मजाक है दक्ष? तुम मुझे अब किसी का खून करने के लिए कह रहे हो? मैं तुमसे जान लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे हेल्प चाहता हूँ कि तुम थोड़ा इंतजाम कर दो अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए, और इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। इलेश को पूरा प्लान मालूम था कि लाइव शो के दौरान उसकी कुर्सी हवा में उड़ेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जरिए, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि उसका खून हो जाएगा। मुझे भी नहीं पता था तुम धोखे से मेरे उंगलियों के निशान चुरा कर तुम चाकुओं पे लगा देगा और मुझे फंसा देगा। फंसा देगा? अरे मैंने तो तुम्हें देश विदेश में फेमस कर दिया, सुपरस्टार बना दिया। 10 लाख रुपए नहीं होते थे तुम्हारे अकाउंट पे, और आज 10 करोड़ है। किसकी वजह से? मेरी वजह से। मगर तुम्हारा फायदा क्या? अफसोस, पैसों का इस्तेमाल करने के लिए तुम बाहर नहीं रह पाओगे। इलेश के खून के जुर्म में अदालत कड़ी से कड़ी सजा देगी तुम्हें। जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम। ले जाओ इन लोगों को। थैंक यू सो मच सर। अगर आप लोग नहीं होते तो दुनिया यही समझती कि इलेश का खून मैंने किया। कोई बात नहीं, लेकिन आप ये आत्माओं जैसी बेबुनियाद बातें करके प्लीज लोगों को गुमराह न करें। सॉरी सर, गलती हो गई और इस गलती का एहसास भी कर चुका हूं मैं। अपने चाहने वालों से भी मैं माफी मांग लूंगा। गुड। इतनी अच्छी पार्टी के लिए। लोग ठीक कहते हैं, अपना देश अपना होता है और अपने दोस्त अपने। वो तो है। और अपनी गर्लफ्रेंड अपनी। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। वैसे प्रतीक, मानना पड़ेगा, आजकल ऐसा रोमांस देखने को मिलता नहीं है। गाइस, मैं कुछ ड्रिंक लेके आती हूँ। ओके। Hey, can I get you a drink? I mean, क्या पियेंगे आप? क्यों? तुम वेटर हो? By the way, I'm सौरभ। और आप? देखो, अगर तुम इस दुनिया के अकेले लड़के होते तब भी मैं तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो ये नाम वाम पूछ के टाइम वेस्ट करना बंद करो। हेलो हेलो, हेलो हेलो, तनीषा, जोर से बोल, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? तनीषा, नेटवर्क कैसे चला गया? फोन क्यों नहीं लग रहा है? हेलो आयशा, आयशा तुम्हें मेरी आवाज आ रही है?
कैसे हुआ ये सब? हाँ? पता नहीं सर ये सब कैसे हुआ। एक कॉल अटेंड करने के लिए बाहर गई और जब वापस आई तो ये सब। तुम्हारे अलावा और कौन कौन दोस्त है आयशा के यहाँ पे? सर ये प्रीति और ये विशाल है सर, आयशा का बॉयफ्रेंड। देख के लगता है कि आयशा का किसी के साथ हाथापाई तो नहीं हुई है। ये फोन रिसीव करने के लिए बाहर गई और वहां पहले से खूनी इसका इंतजार कर रहा होगा। मतलब सर ये खूनी ने सब प्लानिंग करके किया? नहीं पंकज, ये प्लान मर्डर तो नहीं लगता, क्योंकि अगर प्लान किया होता तो उसने किसी और हथियार का इस्तेमाल किया होता, ना कि कांच का। मतलब अचानक यहाँ पे कोई गुस्सा हो गया होगा आयशा पे और मार दिया होगा। लगता तो कुछ ऐसा ही है फ्रेडी। आयशा का यहाँ पे किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? कोई कहा सुनी? हाँ? ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। ये सीसीटीवी कैमरा है, फुटेज देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। सॉरी सर, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। व्हाट? सीसीटीवी काम नहीं कर रहा? इतनी लापरवाही? सर वो कल आखिरी गाने के दौरान धुएं की वजह से शायद टेक्निकल एरर आ गया है। मैं जल्दी ठीक करवा लूंगा। ठीक कराओगे जब तुम्हारा ये क्लब वापस खुलेगा। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम्हारा क्लब बंद। सर मुझे लगता है ये खून सौरभ ने किया है। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। Hey, can I get you a drink? I mean, क्या पियेंगे आप? क्यों? तुम वेटर हो? By the way, I'm सौरभ। और आप? देखो, अगर तुम इस दुनिया के अकेले लड़के होते तब भी मैं तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो ये नाम वाम पूछ के टाइम वेस्ट करना बंद करो। और जब आयशा ने उसे टेढ़ा जवाब दिया तो वो गुस्से में उसके पीछे पीछे बाहर तक गया था। सौरभ का? सर वो तो नहीं है। तुमसे कहा था ना मैंने, कोई भी इस क्लब से बाहर नहीं जाएगा। सर जाने नहीं दिया, शायद वो जुर्म करने के बाद ही चला गया, आयशा के अंदर आने से पहले। आयशा और सौरभ बाहर किस तरफ गए थे? सर उस तरफ। सर खून का निशान। तो यहां से आयशा अंदर गई थी। आगे देखते हैं। सर ये यहां भी खून के धब्बे हैं सर। पंकज, नो नो, इतना सारा खून और ये कांच के टुकड़े। लगता है आयशा पे हमला यही हुआ है। सर और नो, कहीं सौरभ तो नहीं? इसकी हालत बहुत खराब है, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। इस क्लब में इतने सारे लोगों के बीच एक लड़की का खून हो जाता है। बाउंसर्स का अता पता नहीं, सीसीटीवी कैमरा है पर काम नहीं कर रहा। और तो और यहाँ पे किसी ने कुछ होते हुए देखा नहीं है ना। कमाल की बात। आयशा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, हमें आना ही नहीं चाहिए था। विशाल प्लीज अपने आप को दोष मत दो, प्लीज संभालो अपने आप को। आपकी सहेली का यहाँ खून हुआ है और आपका ये रवैया है। अब तक यहाँ जो कुछ भी हुआ है उससे ये लगता है कि खूनी यहाँ पर आयशा को मारने के इरादे से तो नहीं आया था, तैयारी के साथ नहीं आया था। यहाँ इस क्लब में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गया और उसने आयशा का खून कर दिया और साथ में सौरभ पे भी हमला किया। मुझे लगता है कि वो खूनी आप सब में से कोई एक है। बड़ी पंकज, यहाँ जितने हैं सबके डिटेल्स ले लो। माफ कीजिएगा रायमा जी, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं आपकी और ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। इट्स ओके डॉक्टर, आपसे जो कुछ भी बन पड़ता था आपने सब कुछ किया। अब हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? What happened, डॉक्टर? आप ठीक है ना? Yeah, I'm fine. अनईजी सा फील हो रहा है। Excuse me. कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। तनिषा, आयशा की मौत से पहले तुम्हारी उसके साथ फोन पर बात हुई है ना? तो क्या उस फोन कॉल के बारे में हमें कुछ डिटेल में बता सकती हो? सर
डिस्को में म्यूजिक लाउड होने की वजह से ना मैं ज्यादा कुछ सुन नहीं पाई। हाँ, पर उसको ये कहते हुए सुना। क्या हो रहा है, बता क्यों नहीं रहे हो? दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर के पास लेके जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? मतलब आयशा ये सब उस खूनी से कह रही थी? सर, उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि आयशा का खूनी उसे कह रहा था वहां से भागने के लिए। बड़ी अजीब बात है। खूनी आयशा को भागने के लिए कहता है और आयशा को खूनी की चिंता है। तो निशा एक बात बताओ, क्या उस आवाज को पहचान सकोगी जिससे आयशा बात कर रही थी? नहीं सर। सर लेकिन अगर खूनी को आयशा की इतनी चिंता है तो फिर उसने उसे मारा क्यों? वही तो, खूनी को विक्टिम की चिंता है और विक्टिम को खूनी की चिंता। गन? सर, इसके सर पे जो गोली लगी है उसके अलावा इसके पूरे शरीर पे कहीं भी चोट के कोई निशान नहीं है। ऐसा लगता है कि खूनी अचानक यहाँ पे आके इन पे गोली चला दी। ऐसे हुआ होगा। ये देखो, यहाँ भी खून है। एक बात समझ में नहीं आ रही सर, खूनी गन यहाँ छोड़ के क्यों गया? वो तो अपने साथ लेके भी जा सकता था गन को। वही तो बड़ी अजीब बात है कि खूनी ये गन यहाँ क्राइम सीन पर छोड़कर क्यों गया? सर, ये देखिए, नीचे यहाँ पे ये टेप चिपका हुआ था। वॉश बेसिन के नीचे टेप? लगता है यहाँ टेप से कुछ चिपकाया था जो अभी यहाँ नहीं है। शायद इस केस से रिलेटेड कुछ हो। जरूर देखते हैं। रहमा जी, डॉक्टर यशवंत आपके डॉक्टर थे? जी हाँ। आप लोग यहीं पे बैठे थे इसी टेबल पर? जी हाँ, वो दरअसल मेरी बीमारी के सिलसिले में मुझे यहाँ पर मिलने के लिए आए थे। बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान थे। आज जब आप उनसे बात कर रही थी तो आपको लगा कि किसी बात को लेकर वो परेशान थे? परेशान तो नहीं, लेकिन हाँ, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी मेरे सामने और वो एक्सक्यूज मी बोल के वॉशरूम के लिए चले गए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सर, ये कॉफी शॉप के मैनेजर है। यहाँ के भी सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे। सर, 2 घंटे पहले तक तो काम कर रहे थे, पर अचानक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, इसलिए इंजीनियर को बुलाया हमने। रुको जरा यहाँ ना। हेलो सर, कैसे हो आप? मेरा हाल चाल छोड़ो, अब ते सुनाओ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो ऐसे ही टहलने आए थे। कॉफी शॉप में टहलने आए थे? कल रात तुम्हारी सहेली का खून हो गया। तुम्हारा दूसरा दोस्त रो रो के उसका बुरा हाल है और तुम दोनों यहाँ कॉफी शॉप में टहलने आए। तो यहाँ पर भी एक खून हो गया। ये कैसा संयोग है, हैं? सच में संजोगी है सर, क्योंकि हम तो जानते भी नहीं कि डॉक्टर यशवंत है कौन। हेलो, ले आओ उसे ब्यूरो में। ओके जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। पता है पंकज, बहुत सारे लोग थे डिस्को में जब आयशा का खून हुआ, और एक एक का फोन ट्रैक करना कि मर्डर के वक्त आयशा और यशवंत के पास तो नहीं था कोई। ये मेरी तो आंखें दर्द करने लगी है। अरे ये साइलेंट को आंख पे लगाना बंद करो फ्रेडी सर।
50 और लोगों के नंबर है जिन्हें ट्रैक करना है। ये काम शुरू करो। ये क्या है? सौरभ, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? शरीर के जख्म तो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे सर, लेकिन जो मैंने उस दिन देखा वो शायद जिंदगी भर मेरे दिमाग से कभी भुला नहीं पाऊंगा। ना मैं कल पब जाता और ना ही मुझे आयशा की चीख सुनाई देती। लेकिन आयशा के पीछे पीछे तो तुम गए थे, उसने तुमसे ठीक से बात नहीं की, इसलिए। ये बात सच है सर कि मैं आयशा के पीछे गया, क्योंकि जब मैंने उसे ड्रिंक ऑफर की तो उसने मना कर दिया सर, और इनफैक्ट उसने मेरी इंसल्ट भी की, तो मुझे बहुत बुरा लगा सर, इसलिए मैं उसके पीछे गया। भाई गॉड, किसने किया ये सब? चलो तुम हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। हे रुक आओ। और फिर? मुझे अभी भी याद है कि सर जब मैंने उसकी कलाई पकड़ी तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, वो आम इंसानों जैसी कलाई थी ही नहीं। मुझे बिल्कुल अजीब सा एहसास हुआ सर। तो आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब के इस गन पे कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ है? हाँ, और वो चिपचिपी चीज रबर टाइप की है, वो जैसे सेलो टेप में होता है ना, वैसा। सेलो टेप गन? ओह, तो खूनी ने पहले से गन वहां वॉश बेसिन के नीचे छुपा के रखी थी, तो ये मर्डर एक प्लान्ड मर्डर था। हाँ, लेकिन ये गन जिससे यशवंत का खून हुआ है और ये कांच जिससे आयशा का खून हुआ है, इन दोनों पे भी कोई भी उंगलियों के निशान नहीं मिले। लेकिन भाई, इस कांच के टुकड़े पर एक खास तरीके की कुछ केमिकल लगा हुआ है, जैसे कि वो प्लास्टिक केमिकल। अब ये इस पर क्यों लगा हुआ था, इसका क्या इस्तेमाल है, ये पता लगाना भी बाकी है। लेकिन यही केमिकल इस गन पर भी लगा हुआ है, दोनों पर। डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे थे कि इस गन पे वो सेलो टेप का गम लगा हुआ था। वो तो है ही, उसके अलावा ये भी है। उसके अलावा एक केमिकल भी है, यानी ये दोनों मर्डर, इनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, और जुबिन का और प्रीति का दोनों क्राइम सीन पे होना कोई सहयोग नहीं था। बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और तुम्हारी बात ये एक और चीज प्रूव करती है। इन दोनों की लाशों पर मुझे एक जैसे फेरोमोन्स मिले। फेरोमोन्स यानी वो केमिकल जिनसे खुशबू आती है? हाँ, यशवंत और आयशा, इन दोनों की लाशों पर एक जैसी खुशबू। इसका मतलब बात साफ है, या तो दोनों एक जैसा परफ्यूम लगाते थे या फिर दोनों का खून ही एक ही था। जनरली एक औरत लेडीज परफ्यूम लगाती है और एक आदमी जेंट्स परफ्यूम। अब ये दोनों एक ही तरह का परफ्यूम लगाए, चांस थोड़ा कम है, यानी इन दोनों का खूनी तो एक ही है। आयशा की मौत के बारे में दो बातें पता चली है, एक उसकी दोस्त तनीषा ने बताई और दूसरी सौरभ ने बताई। तनीषा ने बताया कि खूनी ने आयशा को वहां उस पब में से भाग जाने के लिए कहा। अब दुनिया में ऐसा कौन सा खूनी है जो जिस इंसान को मारने गया है उसी से कहता है कि तू यहां से भाग जा? तो फिर खून करने आया ही था क्यों? नहीं 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 नहीं, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और सर वो दूसरी बात कौन सी? दूसरी बात सौरभ ने बताई। सौरभ ने कहा कि खूनी की कलाई कुछ अजीब सी थी, आम इंसान की तरह नहीं थी कलाई। शायद कलाई में रिस्ट वॉच या ब्रेसलेट हो। फ्रेडी, जरा दिमाग लगा के बोलो, समझे? सर, हाँ सर, दोनों क्राइम सीन में एक नंबर कॉमन है सर। किसका क्राइम? आयशा के बॉयफ्रेंड विशाल का सर। विशाल? विशाल? ये विशाल तो कॉफी शॉप में दिखाई नहीं था, तो फिर ये कॉफी शॉप में पहुंचा कब? रहमा जी, आप
और यहाँ? अब सर ये मेरा ही घर है, लेकिन आप लोग यहाँ पर कैसे? डॉक्टर यशवंत के खूनी के बारे में कुछ पता चला? रहमा, ये लोग कौन है? सीआईडी ऑफिसर्स हैं। सर प्लीज आप लोग आइए ना, प्लीज कम। सीआईडी? और सर ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मेरा छोटा बेटा संदीप। और बड़ा बेटा विशाल, वो कहाँ है? लेकिन बात क्या है सर? मनन जी, बात यह है कि हमें शक है कि डॉक्टर यशवंत और आयशा के खून में हमें लगता है शायद विशाल का कोई हाथ है। ये आप क्या कह रहे हैं? आरोप साबित नहीं हो पाया, किसी को पकड़ नहीं पाया, तो किसी को भी फंसा देंगे आप? देखिए, सीआईडी का काम है मुजरिम तक पहुंचना, ना कि किसी बेगुनाह को पकड़ के ये केस बंद कर देना। अब जरा प्लीज विशाल को बुलाइए। भैया खून नहीं कर सकते, अब प्लीज उन्हें पकड़ के लेके नहीं जाना। संदीप बेटा, हम तुम्हारे भैया को पकड़ने नहीं आए और ना हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे भैया ने कुछ किया है। हम तो तुम्हारे भैया से कुछ सवाल करने वाले हैं, और क्या। आप लोगों को मुझ पर शक है? एक मिनट विशाल, तुम अंदर जाओ, मैं इन सीआईडी वालों को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। देखिए, सीआईडी के काम में दखल देना भी एक जुर्म है, इसलिए प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। विशाल, डॉक्टर यशवंत की मौत हुई थी कैफे में और तुम उस वक्त उस कैफे में थे। क्यों, किस लिए गए थे तुम? सर, मैं तो वहां पर जुबैन और प्रीति से मिलने गया था। मुझे नहीं पता था कि यशवंत अंकल वहां पर मम्मी से मिलने आने वाले हैं। आयशा के साथ तुम्हारी अनबन चल रही थी ना? मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा है उसकी मौत का। पता नहीं उसके बिना मेरी लाइफ अब कैसे कटेगी। मैं कुछ दिन अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है, जा सकते हो तुम। अरे, आप लोग फिर से यहाँ पे भी? कभी कभी अपने घर पे जाते हो कि नहीं? हमेशा विशाल के आसपास ही नजर आते हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली बहुत उदास है ना आजकल, तो हमने सोचा कि उसके साथ ही रहें। बहुत जिगरी दोस्ती है, हाँ? जुबैन, प्रीति, विशाल, कड़ी नजर रखनी पड़ेगी इन तीनों पर। तीनों के घर पे इतने कैमरा फिट किए ना फ्रेडी सर, अगर मक्खी भी मिठाई पे बैठेगी ना तो पता चल जाएगा। वैसे काम वाला, दूध वाला और सब्जी वाला, इनके जरिए खुफिया कैमरा बिठाने का आइडिया बड़ा अच्छा था। अच्छा था ना? मेरा नहीं था, दया सर का था। अच्छा? हाँ, और उन्होंने हम दोनों को यहाँ बैठा दिया ताकि हम यहाँ का सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड करें। अरे बॉस, बॉस एक बहुत ही बड़ा सुराग हाथ लगा है जो इस केस की जड़ तक पहुंचा सकता है हमें। तू तो कब बताएगा? अरे बता रहा हूं ना। तो फिर बताना जल्दी यार। अरे यार, सांस तो लेने दो। तुम्हें याद है वो टूटे हुए ग्लास पर और गन पर मुझे वो प्लास्टिक केमिकल मिला था? हाँ सर, क्या है वो केमिकल? वो है ग्राफीन, जो नकली चमड़ी, आर्टिफिशियल स्किन बनाने के काम में आता है। आर्टिफिशियल स्किन? हाँ, प्रोस्थेटिक स्किन। प्रोस्थेटिक स्किन, प्रोस्थेटिक। दया, याद है सौरभ ने क्या बताया था कि खूनी के हाथ में उसने कुछ अजीब सा देखा था। प्रोस्थेटिक स्किन, प्रोस्थेटिक आर्म। तो ये खून किसी रोबोट के जरिए तो नहीं हो रहे? अच्छा, खूनी का यूं मदद मांगना, क्या ऐसा तो नहीं कि ये खून अनइंटेंशनली हो रहे हैं, बिना चाहे? नहीं दया, बिना चाहे खून कैसे हो सकता है? रही बात इस रोबोटिक आर्म की, ये रोबोटिक आर्म तो किसी के इशारे पर ही चलेगी ना। यार साळुंखे, ऐसा कोई आदमी है जो इस रोबोटिक्स में, प्रोस्थेटिक आर्म बोल, रोबोटिक आर्म बोल, पूरे रोबोट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखता है? हाँ है ना, डॉक्टर जैस्मीन। मिलते हैं इस डॉक्टर जैस्मीन से। डॉक्टर जैस्मीन, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये ऐसा वाला प्रोस्थेटिक हाथ लगाया हो, रोबोटिक आर्म,
तो क्या वो आर्म, वो हाथ किसी दूसरे के इशारे पर काम कर सकता है? मतलब नकली बाजू लगाया गया है ए को, लेकिन इस बाजू से क्या काम करवाना है इसका कंट्रोल ए के पास नहीं बल्कि बी के पास है। क्योंकि हमें शक है कि इस केस में खून अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, कोई और उससे करवा रहा है। सर ये सुनने में जितना मुश्किल है दरअसल नामुमकिन नहीं है। जैनिश जरा दामिनी को अंदर भेजो। हाँ वही मरीज जिसका कल टेस्ट हुआ था। मरीज? सर दामिनी ने अपना दाहिना हाथ फैक्ट्री में काम करते हुए गंवा दिया था। हाँ सर, मशीन में आ गया था मेरा हाथ, इसलिए हमने इसे ये लू काम लगाया है जिसका कंट्रोल इंसानी दिमाग के पास ही है। एक नकली बाजू इंसानी दिमाग के जरिए काम कर रहा है, मगर कैसे? सर साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। ये योला यानी लूक आर्म अपने आप में एक नया और पहला आविष्कार है। मान लीजिए इसमें एक चिप है या यूँ कहिए इसमें एक सॉफ्टवेयर है जो इंसान के दिमाग की फ्रीक्वेंसी को पकड़कर ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का हैंड, उठना, बैठना, चलना, ये सभी कमांड्स को समझता है। ग्रेट, साइंस ने वाकई बहुत तरक्की की है। वाकई रोबोटिक आर्म। बाय। वहाँ हक कर रहा है, इधर हम दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये विशाल तो प्रीति के घर जा रहा है। विशाल, तुम टेंशन मत लो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, ओके? ये लो, कॉफी पी लो। विशाल, Are you okay? विशाल नहीं, विशाल छोड़। मैं मानता हूं आयशा और डॉक्टर यशवंत का खून मेरे ही हाथ से हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या हो रहा है ये? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे हाथ को। कुछ प्रॉब्लम? क्या हो रहा है बता क्यों नहीं रहे हो? डॉक्टर के पास लेके जाओ। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? आयशा भागो यहाँ से, भागो! मैं बोलता हूँ ना भागो! आयशा! डॉक्टर निकलो यहाँ से। क्या कर रहे हो? मैं क्या करूं सर, मेरे हाथ पर कोई कंट्रोल नहीं। क्या?
तुम्हारा तुम्हारे हाथ पर कंट्रोल ही नहीं रहता, इसका क्या मतलब है? न जाने अचानक कभी कभी क्या हो जाता है। इसीलिए तुमने आयशा को वहां से भाग जाने के लिए कहा? हाँ सर, मैंने आयशा को वहां से भागने के लिए कहा था, आयशा भागो यहाँ से, भागो। और मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं डॉक्टर यशवंत पर गोली ना चलाऊं। डॉक्टर यहाँ से जाओ। एक बात बताओ, क्यों गए थे तुम कैफे में? मैं वहां पर डॉक्टर यशवंत से अपना हाथ फिक्स कराने गया था और जुबीन प्रीति मेरी मदद कर रहे थे, क्योंकि मैं अपने घर पर नहीं बता सकता था कि आयशा का मेरे हाथों से खून हुआ। मैं जानता हूं सर, मेरी बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच यही है, खून मैंने नहीं बल्कि मेरे हाथ ने किया है। डॉक्टर जस्मीन, ये विशाल जो कह रहा है क्या ये सच है? मेरा मतलब है, क्या ये मुमकिन है कि एक रोबोटिक आर्म अपना ही दिमाग डेवलप करता है और फिर उसी दिमाग को लगा के कुछ भी कर सकता है? चांसेस कम है सर, मगर हाँ, अगर हाथ के अंदर लगे सॉफ्टवेयर को कोई हैक कर ले तो ऐसा हो सकता है। क्या प्रोस्थेटिक हाथ में लगा हुआ सॉफ्टवेयर हैक किया जा सकता है? हाँ दे, हैक हो सकता है, पॉसिबल है। जब हैकर इस नकली हाथ की चिप हैक कर लेता है तो ये नकली हाथ उस आदमी के दिमाग से नहीं चलता जिसके शरीर में ये लगा है, बल्कि ये नकली हाथ चलता है हैकर के दिमाग से। मतलब किसी ने विशाल के इस रोबोटिक आर्म के सॉफ्टवेयर को हैक किया और फिर उससे खून करवाया। सर, इससे अच्छा तो मैं एक बाजू के सहारे ही अपनी जिंदगी काट लूं, जो हाथ दूसरों की जान का दुश्मन बन जाए। ऐसा हाथ मुझे नहीं चाहिए सर। विशाल, एक बात बताओ, जब तुम्हारा ये हाथ तुमसे कहता है कि वो किसी को मारना चाहता है, तब तुम क्या सोचते हो? क्या होता है तुम्हारे दिमाग में? कैसी अवस्था होती है तुम्हारी? सर, 2-3 मिनट लगते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं अपने हाथ को काबू में करने की, लेकिन 2 मिनट के बाद जीत मेरे हाथ की होती है सर। चिंता मत करो, अब हम तुम्हारे इस रोबोटिक आर्म के अंदर एक ट्रांसमीटर फिट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि वो किसी को मारना चाहता है या फिर किसी और से उसे इशारा मिल रहा है कि जाकर खून करो। ये भी हमें पता चल जाएगा। वैसे एक बात बताओ विशाल, ये तुम्हारा असली हाथ गंवाया कैसे? सर, मैं पिछले साल खंडाला जा रहा था और एक रोड एक्सीडेंट। बस। जिंदगी में हमें कई बार इम्तिहान देना पड़ता है। सर, मेरे इम्तिहान तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जब नकली हाथ के साथ जिंदगी जीने की आदत डाली तो उसी नकली हाथ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। विशाल, तुमसे वादा करता हूं कि ना तुम्हें एक हाथ के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी और ना ही वो असली मुजरिम आजाद घूम पाएगा। विशाल, मुजरिम ने पहले विशाल से आयशा का खून करवाया। आयशा, जिससे विशाल बेहद प्यार करता था। फिर खून करवाया डॉक्टर यशवंत का, जो विशाल की मदद करते थे। और फिर जान लेनी चाहिए प्रीति की, जो विशाल की दोस्त थी। सारे के सारे विशाल के शुभचिंतक, सारे के सारे विशाल के आसपास वाले, सब के सब विशाल के करीबी। तो फिर ये मुजरिम कौन हो सकता है? कौन हो सकता है ये मुजरिम? ये भी तो कोई करीबी हो सकता है, विशाल का करीबी। पंकज, विशाल के एक्सीडेंट के सारे डिटेल चाहिए मुझे, सारे के सारे। हेलो सर, मैं जसपाल, कंप्यूटर एक्सपर्ट। जी। कंप्यूटर हैकिंग जानते हो? बड़े से बड़ा कंप्यूटर हो या कोई सर्वर, चुटकियों में हैक कर सकता हूँ। रोबोटिक आर्म का सिस्टम हैक करना है
कर सकोगे? जी सर, बिल्कुल। ये रहे सारी डिटेल्स। हो जाएगा सर, और इसके लिए मैं ट्रेस राउटिंग का यूज करूंगा। ट्रेस राउटिंग? जी हाँ सर, इस तकनीक के जरिए विशाल के आसपास के जो भी कंप्यूटर है उन्हें देख सकता हूँ। अक्सर मशीन के आखिरी में जो होस्ट नेम एड्रेस होता है वही हैकर का होता है। अच्छा। और ट्रेस राउटिंग के जरिए हम शहर के किसी भी इलाके में बैठा अगर हैकर होगा तो इजीली पता चल जाएगा। फैंटास्टिक। अब जिस किसी ने भी विशाल के रोबोटिक आर्म का सिस्टम हैक किया, अब हम उसके सिस्टम को हैक करेंगे। ये देखिए सर, इस वक्त विशाल के आसपास ये सारे कंप्यूटर चालू हैं और इन्हीं में से एक कंप्यूटर है उस हैकर का। बस एक बार पता चल जाए वो कंप्यूटर कौन सा है, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। जसपाल जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। विशाल ने आज मुझे घर पे क्यों बुलाया है? अंकल आंटी भी नहीं है और पता नहीं क्या बात है। विशाल, विशाल। प्रीति, यार तुम जानते हो तुम्हें मुझसे खतरा है, उसके बाद भी तुम यहाँ पे दोबारा आ गई। विशाल, तुमने तो मुझे फोन करके यहाँ बुलाया। मैंने? हाँ। मैंने कब बुलाया? तुमने वो भागो यहाँ से। विशाल, विशाल प्लीज भागो यहाँ से। विशाल प्लीज, विशाल, विशाल प्लीज। यस सर, उस हैकर की लोकेशन मिल गई है। विशाल, सर आप यहाँ पे। विशाल प्लीज। बहुत हो गई हैकिंग। फिर आ गए आप लोग। अब ये मत कहिएगा कि आप विशाल को पकड़ने के लिए आए। जी नहीं, हम विशाल को पकड़ने नहीं आए, खूनी को पकड़ने के लिए, जो इस वक्त यहां पर मौजूद है। नहीं, और यहां पर क्या कह रहे हैं आप? अब अपना झूठा इल्जाम आप किसके ऊपर लगाने आए हैं? मनन जी, पिछले साल एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था कंडाला में। 3 लोग थे उस गाड़ी में। 22 साल का लड़का विशाल, 15 साल का बच्चा संदीप और 9 साल की छोटी बच्ची सोनिया। गाड़ी विशाल चला रहा था। कार का एक्सीडेंट बहुत बुरा था। बच्ची सोनिया की जगह पे मौत हो गई और संदीप पैरालाइज हो गया। ये अभी चल नहीं सकता। ये सब आपको कैसे पता चला अंकल? इस एक्सीडेंट में सबसे कम चोट लगी विशाल को। हालांकि जो चोट लगी वो कम नहीं, विशाल को अपना हाथ गंवाना पड़ा। वैसे विशाल आपका सौतेला बेटा है ना? सर विशाल मेरे लिए सके से भी बढ़कर है। सर आई रिक्वेस्ट यू, आप विशाल के लिए सौतेला शब्द यूज मत कीजिए सर। आई एम सॉरी मनन जी। काश सभी माता पिता आप जैसा विचार करते हैं। काश रहमा जी ऐसा विचार करती है ना रहमा जी? वैसे आपके मन में बहुत गुस्सा है ना विशाल के लिए, क्योंकि विशाल की वजह से आपको अपनी सगी बेटी गंवानी पड़ी और आपका सगा बेटा जिंदगी भर चल फिर नहीं सकता। आप क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहना चाहते हैं वो अभी पता चल जाएगा। पंकज,
सॉरी आंटी, लेकिन मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया कि आप ही के कहने पर मैंने ये सब किया। मैंने उन सॉफ्टवेयर्स को हैक किया था और मैंने सभी जगहों की सीसीटीवी कैमरास को भी हैक करके बंद किया। विशाल से बदला लेने के लिए पहले उसकी गर्लफ्रेंड को मारा, उसके बाद उस डॉक्टर को जो विशाल की मदद कर सकता था, उसके बाद प्रीति पर हमला। ये सब करने के लिए मुझे आंटी ने ढेर सारे पैसे दिए थे। सुबीन, तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। चलिए, सच्चाई अब आप सबके सामने आ ही गई है, तो मैं आप सबको यह भी बता दूं कि मैं तुम्हें मारने के बाद खुद मनन को भी मारने वाली थी, क्योंकि जिस तरह से मेरे अपनों ने चोट खाई है, मैं भी चाहती थी कि विशाल भी उसी दर्द से गुजरे, उसे भी उतनी ही तकलीफ हो। वो एक्सीडेंट था, एक गलती। गलती? तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरी पूरी जिंदगी में अंधेरा छा गया। तुमने लापरवाही से गाड़ी चलाई और सजा किसको मिली? मुझे और मेरे बच्चों को। मम्मी, मैंने हमेशा तुम्हें मां नहीं भगवान समझा। अगर ये सब करके तुम्हें सुकून मिल रहा था तो मुझसे एक बार कहा तो होता, मैं अपनी जान दे देता। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए थी, मैं तो तुम्हें जीते जी दुख भरी जिंदगी देना चाहती थी। और आप सब मुझे दोष नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने ममता के लिए किया। राइमा जी, मां इतना हल्का शब्द नहीं जो किसी औरत को मुजरिम बना दे। अरे मां तो वो होती है जो सिर्फ अपने ही नहीं, दूसरों के बच्चों को ममता, प्यार और स्नेह से देखती है। विशाल भले तुम्हारा सगा बेटा नहीं था, लेकिन बेटा तो था ना, वो तुम्हारे परिवार का हिस्सा था। वो कोई मां अपने बेटे से बदला कैसा ले सकती है? हाँ? वो भी इस तरह का बदला। दो लोगों को जाने गंवाई पड़ी। नहीं राइमा जी, बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।